नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि आज हम स्पेशल बीएसटीसी 2022 की आज की हमारी क्लास रहने वाली है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान की हमारी क्लास है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, सामान्य ज्ञान की हमारी क्लास है। और सामान्य ज्ञान की क्लास आपकी हमेशा 9 बजे होती है, ठीक है। हमारा मात्र 15 दिन का भंडारा है, ठीक है। हमारी मात्र 15 दिन की तैयारी। आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन शेष है, तो हम अच्छी तरीके से जमकर तैयारी करेंगे। और टारगेट है हमारा 80+ का, ठीक है। 80+ का टारगेट। अब की बार मिशन है स्पेशल बीएसटीसी के पार का। तो महामैराथन वाली क्लास होने वाली है। आपको पता है कि हमारी क्लासों का टाइम है, आपको भी पता है कि आपकी इंग्लिश की क्लास 6 बजे होती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी क्लास 7 बजे, और आपकी रीजनिंग की क्लास 8 बजे, और उसके बाद आपकी सामान्य ज्ञान महामैराथन वाली क्लास 9 बजे, और आपकी गणित की क्लास 10 बजे। इस हिसाब से आपकी क्लासों का टाइम रहता है। मात्र 15 दिन की हमारी तैयारी रहने वाली है, तो आपको जमकर तैयारी करनी है। और हर संडे, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, हर रविवार को आपका पूरा पेपर हल होगा, ठीक है। हर रविवार को हम आपका पूरा पेपर हल करवाएंगे, तो सभी रविवार को भी जुड़ जाना। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। न्यू स्टूडेंट है वो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी लट पर आपको स्पेशल बीएसटीसी की पूरी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ, आपकी सभी क्लासों की पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, ठीक है। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। गजब का क्वेश्चन है कि तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। हमसे पूछा है कि तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। रामगुप्त, शकुंतगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। जल्दी से कमेंट ठोक दो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से कमेंट ठोक दो कि तांबे की सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चार ऑप्शन हमें दिए गए, ए रामगुप्त है, शकुंतगुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, यानी रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। पहला गुप्त शासक था जिन्होंने जो तांबे के सिक्के वो जारी किए, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, गजब। हाँ, गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि गुप्त शासकों की दरबारी या फिर सरकारी भाषा क्या थी, ठीक है। गुप्त शासकों की दरबारी या फिर आप सरकारी भी बोल सकते हो, वो भाषा कौन सी थी। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। जल्दी से सभी लाइव चैट में कमेंट ठोक दो। गजब का क्वेश्चन है, गजब। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। चार ऑप्शन हमें दिए गए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इनकी भाषा थी, ठीक है। संस्कृत इनकी मैन भाषा थी या फिर दरबारी भाषा थी, ठीक है। गुप्त शासकों की मैन भाषा संस्कृत थी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, गजब। उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका, या फिर तक्षशिला। तो आपको बताने है कि उज्जैन है उसका प्राचीन नाम क्या था। मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है। अभी आपको पता है कि उज्जैन है, ठीक है, वो वर्तमान में किस राज्य के अंदर है, आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। उज्जैन वर्तमान में किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। हमें क्या पूछा है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी अवंतिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, गजब का क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। गजब का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, घनानंद, नागार्जुन, और महापद्यनंद, और कालाशोक। तो आपको बताना है कि जो नंद वंश था उसका संस्थापक था वो कौन था। चार ऑप्शन हमें दे गए, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी महापद्यनंद, ठीक है। नंदवंश का संस्थापक था। गजब का क्वेश्चन है, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि चाणक्य है उसका अन्य क्या नाम था। राजशेखर, विशाखादत्त, ठीक है, विशाखदत्त, और बटस्वामी, और विष्णुगुप्त। हमें बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है एक बार कमेंट ठोक दो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विष्णुगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में छपने लायक लग रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इस क्वेश्चन के, आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा सकते हो। हाँ, हमें क्या पूछा है कि किस
पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। गाय, हाथी, शेर या फिर घोड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा शेर। ठीक है, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? गजब का क्वेश्चन है, गजब। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पूरा पूरा सांप और सॉरी पूरा पाषाण युग, ठीक है, पूरा पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग या नव पाषाण युग। हमें बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, वो किस युग की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी कांस्य युग की थी। ठीक है, कांस्य युग की ये सभ्यता थी। तो यहाँ से आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हो। ठीक है, सभ्यताओं से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप मोस्ट मान सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? आप बताइए जल्दी से। शिकार करना, कृषि या फिर व्यापार या फिर पशुपालन करना। तो आपको बताने कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे, ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि का था। ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करने का था, यानी कृषि पालन का था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। इस सामान्य ज्ञान की क्लास में आपके महामैराथन क्लास वाली है, इसमें आपके सभी के क्वेश्चन डाले गए हैं, गजब के क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, एक आपको मैं मोटिवेशनल लाइन सुना देता हूँ कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी हाथ जारी, जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। आपको पता है कि हमारा सिर्फ 15 दिन का युद्ध है। ठीक है, सिर्फ 15 दिन का युद्ध है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, इन 15 दिन में हमें 80+ का मिशन ठोकना है। ठीक है, 80+ का मिशन ठोकना है, तो सभी क्लास से आपको अत्यावश्यक अटेंड करनी है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्लेलिस्ट के हिसाब से भी आप क्लास ले लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है प्लेलिस्ट के हिसाब से भी क्लास ले सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू स्टूडेंट है वो एक बार। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े सभी कमेंट होके, जितने भी हैं सभी के सभी कमेंट होके कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो है चंद्रगुप्त, एक है श्रीगुप्त, एक है घटोत्कच गुप्त, एक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शन में दिए गए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, हाँ, एक सेकेंड, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अब आपको पूछते कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, आपको पूछते कि गुप्त वंश का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपको बताना है चंद्रगुप्त। ठीक है, तब आपको बताना है चंद्रगुप्त। और अगर आपको सीधा पूछ ले कि संस्थापक कौन था, तब आपको बताना है श्रीगुप्त। दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सीधा संस्थापक श्रीगुप्त था, और आपको वास्तविक पूछ ले, अगर आपको वास्तविक नाम देकर पूछ ले, तब आपको बताना है चंद्रगुप्त। यानी दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी उसके घर किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से या फिर बांस से। गजब का क्वेश्चन है, गजब। कि जो जो सभ्यता थी उसके घर किससे बनाए जाते थे? 4 ऑप्शन में दे गए, जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी स्टूडेंट है एक बार कमेंट ठोक दो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पत्थर, लकड़ी, ईंट या फिर बांस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंट से घर बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताने कि इसका उपयुक्त नाम क्या था। इसका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त नाम था। ठीक है, इसका उपयुक्त नाम था। यहाँ से आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो। ऑप्शन नंबर सी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? गजब का क्वेश्चन है, गजब। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी स्टूडेंट जुड़े एक बार जल्दी से कमेंट ठोक दो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर सिंध? आपको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है। एक तो गुजरात है, एक उत्तर प्रदेश है, एक पंजाब है, एक सिंध है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी सिंध। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? गजब का क्वेश्चन है, गजब गजब। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, सिंध, हड़प्पा, पंजाब? गजब का क्वेश्चन है। जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। चार ऑप्शन हमें दे गए हैं, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका भूगोल से रिलेटेड आ गया है। ठीक है, भूगोल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में पूछा है। हाँ अभी देखिए, भूगोल से यानी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा है। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से कमेंट ठोक दो कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। अब मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको पूछ ले कि चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, तब भी उत्तर प्रदेश होगा। अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है सेकंड पे। ठीक है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक है, थर्ड पे है तमिलनाडु। ये तीनों यहाँ से मोस्ट बन रहे हैं। और अगर आपको गन्ना नाम ना देकर चीनी उत्पादन की दृष्टि से पूछ ले तब भी ये तीनों है, और गन्ना उत्पादन की दृष्टि भी से ये तीनों है। यानी हमारा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ गजब का क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है, इस सभी को आना चाहिए। एग्जाम में छपने लायक लग रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है या फिर राजस्थान को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, थार मरुभूमि राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली रेखा। ठीक है, भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली रेखा है। चार ऑप्शन में दी गई। हमें पूछा है कि भारत और जो चीन के मध्य जो रेखा है या फिर सीमा है उसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आपको ऐसा भी पूछ ले कि रेखा का नाम क्या है, आपको पूछ ले कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। ठीक है, किस रेखा को निर्धारित किया गया, कैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले भारत और पाकिस्तान का पूछ ले तब आपको बताना है रेड क्लिप। ठीक है, तब तुम्हारा हो जाएगा रेड क्लिप। यहाँ पे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के आपको पूछ ले तब आपको बताना है रेड क्लिप। और आपको पूछा है भारत और चीन, तब हमारा हो जाएगा मैकमोहन। ठीक है, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है या फिर कौन सी रेखा निर्धारित की गई, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको भारत तथा चीन के मध्य रेखा का नाम आ जाए तब आपको मैकमोहन रेखा करना है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है कि को निर्धारित किया गया है या फिर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है तब आपको बताना है रेड क्लिप। दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? अति गजब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थीन बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी? तो आपको बताना है कि जो थीन बांध है वो किस नदी के पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, यानी झेलम नदी। झेलम नदी के ऊपर बनाया गया है थीन बांध है वो। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? गजब का क्वेश्चन है, गजब, एकदम एग्जाम में छपने लायक लग रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो इसे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जाम में छपने लायक लग रहा है, शायद एग्जाम में आएगा। हमें पूछा है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन में देखें, एक है उत्तराखंड, एक है पश्चिमी बंगाल, एक है उड़ीसा, एक है झारखंड। जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, यानी उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है,
उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है उत्तराखंड के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि भारत की जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है वो भारत के किस राज्य में बहता है। आपको पता है कि जो नर्मदा नदी है वो एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नर्मदा नदी से रिलेटेड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछा है कि जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग किस राज्य के अंदर है। अब आपको पता है कि जो नर्मदा नदी है वो 3-4 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है एक तो मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान, एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, इन सभी से, ठीक है, इन सभी से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। आपको पता है कि नर्मदा नदी एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है बल्कि अधिकांश राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं क्या पूछा है कि इसका अधिकांश, ठीक है, इसका अधिकांश भाग किस राज्य के अंदर है, यानी सबसे ज्यादा। क्वेश्चन का मतलब, प्रश्न का मतलब है कि सबसे ज्यादा भाग किस राज्य के अंदर है, तब आपको राइट हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी का सर्वाधिक या फिर सबसे ज्यादा भाग मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर नर्मदा नदी का सबसे अधिकांश भाग है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। अब आपको पूछा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य के अंदर है, ठीक है, या फिर किस राज्य के अंदर बहता है, तो मध्य प्रदेश हमारा राइट हो जाएगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन आपको हार्ड भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एकदम अलग टाइप से घुमा के भी पूछ लिया गया है। अब आपको अगर ऐसा सोरा करके पूछना है, अगर इस क्वेश्चन को इजी बनाकर पूछना है, तब आपको पूछेगा कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, या फिर कितने राज्यों की संयुक्त नदी है, तो आपको बता देना है। और यहाँ पे पूछा है कि अधिकांश भाग कौन सा है, तब आपको बताना है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, बेमना झील किस राज्य में स्थित है? गजब का क्वेश्चन है कि जो बेमना झील है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। 4 ऑप्शन में दिए गए, एक तो केरल, एक है कर्नाटक, एक है उड़ीसा, एक है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि जो बेमना झील है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। जल्दी से बता दीजिए मुझे, जितने भी स्टूडेंट है एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, जितने भी है जल्दी से कमेंट ठोक दो। तो आपको पता है कि जो बेमना झील है वो किस राज्य के अंदर है? केरल के अंदर है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, बेमना झील है वो केरल के अंदर स्थित है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, केरल के अंदर कौन सी झील है? बेमनाथ झील है। उसके बाद मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको पूछ ले उड़ीसा के अंदर कौन सी झील है, तब आपको बताना है चिल्का झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, ठीक है, एक बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी जो लेगून झील है, या फिर आप खारे पानी की भी से मान सकते हो, आपको पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तब आपको बताना है चिल्का झील। और आपको पूछ ले कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तब आपको बताना है यहाँ पे पुलिकट, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि पुलिकट झील किस राज्य के अंदर है, तब आपको बताना है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में छपने लायक लग रहे हैं, एक तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के अंदर है, एक आपकी चिल्का झील हो गई उड़ीसा के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अति महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं क्या पूछा था कि बेमनाथ झील किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा है, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलोर को। तो हमें बताना है कि जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी स्टूडेंट है सभी कमेंट ठोक दो। गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक लग रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं। 4 ऑप्शन में दिए गए। अब आपको पता है कि भारत की राजधानी किसे कहते हैं, ये तो आपको भी पता है, दिल्ली को भारत की राजधानी कहते हैं। हमें क्या पूछा है कि वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम यानी राइट हो जाएगा, मुंबई को कहते हैं, ठीक है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है। अब आपको ऐसा भी पूछ ले कि निम्नलिखित शब्द दिए गए ऑप्शन में या फिर निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से भारत के संविधान में कौन सा विकल्प नहीं है या फिर कौन सा शब्द नहीं है, कैसे भी आपको क्वेश्चन को पूछ सकता है। अब मैं बता देता हूँ कि भारत के संविधान में देखिए, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, 4 ऑप्शन में दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, गौरव या फिर न्याय। अब आपको पता है समानता, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता और उसके बाद न्याय, ये तीनों भारत के संविधान में है, ठीक है, ये तीनों तो भारत के संविधान में ये शब्द है, ये भारत के संविधान में है। लेकिन किंतु परंतु बट जो गौरव है, ठीक है, जो गौरव है ये शब्द भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है, ये शब्द भारत के संविधान में नहीं है गौरव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, गौरव शब्द है ये भारत के संविधान में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। गजब का क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, अंबेडकर, कांशीराम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो। अति महत्वपूर्ण एवं गजब का क्वेश्चन है। गजब का क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी उसके संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन हमें दिए गए, हमें जल्दी से बताना है, ठीक है, हमें जल्दी से बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कांशीराम, ठीक है, कांशीराम है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे मोस्ट भी कर सकते हो, इसे आप स्टार भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने लायक लग रहा है, इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 26 सितंबर 1919, 26 मार्च, सॉरी 26 सितंबर 1920, 26 मार्च 1950, और यहाँ पे एक बोला है 21 अक्टूबर, अरे सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 26 सितंबर 1920, ठीक है, 26 सितंबर 1920। उसके बाद है सॉरी 20 मार्च 1650। एक सेकंड में थोड़ा समझा देता हूँ। चार ऑप्शन में दिए गए, ठीक है, कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? एक तो है 26 सितंबर 1920, ठीक है, एक है 20 मार्च 1650, ठीक है, 20 मार्च 1650, एक है 21 अक्टूबर 1951, एक है 26 मार्च 1920। तो मैं बताने की जो जनसंघ की स्थापना है वो किस वर्ष हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 की 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों है वो गलत है, एक ये तीनों है ये गलत है। जनसंघ की स्थापना सन 1921 में हुई और 21 अक्टूबर को हुई, तो यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ठीक है, जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य की नृत्य शैली है? ये इंडियन डांस और जो यानी जो आपकी इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर है, यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है, यानी जो भारत के नृत्य है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य की नृत्य शैली है। चार ऑप्शन हमें दिए गए, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ये नृत्य शैली है, यानी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आप ये अभी मान सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, या फिर खालसा की स्थापना किसने की? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक लग रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने। तो हमें बताना है कि खालसा की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन में देखें, एक तो गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी गुरु नानक देव ने, ठीक है, और गुरु नानक देव ने खालसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि जो यहाँ पे भारत के प्रमुख नृत्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि जो, हाँ, चार ऑप्शन में देखिए, एक तो कथकली कर्नाटक, एक है उड़ीसा, एक है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, एक है भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो मैं बता देता हूँ कि जो उड़ीसी है नृत्य हुआ उड़ीसा के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु के अंदर ही है, यानी जो कथकली है वो कर्नाटक के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो सुमेलित नहीं है, और जो तीनों है ये सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय, ठीक है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य? एकदम गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में छपने लायक लग रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन भी मान सकते हो आप, इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है कि भांगड़ा है वो कहाँ का लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय लोक नृत्य है। जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो। एक तो है चंडीगढ़, एक है गुजरात, एक है हरियाणा, एक है पंजाब। तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि जो भांगड़ा है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, लोकप्रिय लोक नृत्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है वो सभी के सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी स्टूडेंट है सभी के सभी एक बार कमेंट ठोक दो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी ये नृत्य है ये पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। जो भांगड़ा है, ठीक है, वो पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी
भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, भारत में चुनाव कराने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। गजब का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। आपको पूछा है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग या फिर प्रधानमंत्री। जितने भी स्टूडेंट जुड़े एक बार मुझे कमेंट ठोक दो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े एक बार मुझे जल्दी से कमेंट ठोक दो कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग है। अभी सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हर रविवार को, ठीक है, हर संडे या फिर हर रविवार को आपका पूरा पेपर हल होगा। ठीक है, आपका पूरा पेपर आपको हल करवाया जाएगा। तो आप सभी हर रविवार को जुड़ जाना शाम को। ठीक है, हर रविवार को, हर संडे को हम आपका पूरा पेपर देखेंगे और टाइम हमारा रहेगा 8 बजे से। ठीक है, टाइम हमारा 8 बजे से रहेगा, तो रविवार को आप सभी जुड़ जाना, पूरा पेपर हम हल करेंगे हर संडे को। अब आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ एंड सिर्फ हमारे पास 15 दिन है। तो आपको सभी को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, सिर्फ 15 दिन का संग्राम मान लीजिए, भंडारा मान लीजिए, युद्ध मान लीजिए, सिर्फ आखिरी 15 दिन की हमारी रणनीति है। 15 दिन में हमारी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। 15 दिन में हमें अच्छी तैयारी करनी है। अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तब आपको पता है कि आपके 80+ नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी होगी। ठीक है, रेगुलर क्लास आपको अटेंड करनी होगी। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जो क्लास है देख लीजिए एक बार। आपकी इंग्लिश की क्लास हमेशा 6 बजे होगी। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी की क्लास 7 बजे, और रीजनिंग की 8 बजे, और सामान्य ज्ञान की महाम रखने वाली 9 बजे, और उसके बाद आपकी गणित की हो जाएगी 10 बजे। इस हिसाब से आपकी क्लास होगी। लेकिन संडे को आपकी क्लास ही नहीं होगी। ठीक है, संडे को आपकी क्लास ही नहीं होगी। संडे को आपका पूरा पेपर हल होगा। ठीक है, संडे को पूरा पेपर हल होगा, और सोमवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन सभी को क्लास इस टाइम से होगी। ठीक है, इन 6 दिन तो आपकी क्लास ही होगी, प्लस 7वें दिन आपका पूरा पेपर हल होगा। ठीक है, रविवार को आपका पूरा पेपर हल होगा, और इस हिसाब से आपकी क्लासें भी चलेगी। तो आप सभी क्लासों को जरूर अटेंड करना। और एक बात मेरी सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपको पता है कि 15 दिन में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और इन सभी क्लासों की जो PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के अंदर। तो टेलीग्राम सभी के सभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को अत्यावश्यक ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको सभी की सभी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सभी जितने भी स्टूडेंट है एक बार टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल BSTC की तैयारी एकदम जमकर करवाई जाएगी। मेरे पास साथियों आपकी तैयारी एकदम 80 पार की होने वाली है। हमारा मिशन है 80 पार का। तो आपको पता है कि 4 तारीख को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है। मात्र एंड मात्र 15 दिन हमारे पास शेष है। ठीक है, मात्र एंड मात्र 15 दिन हमारे पास शेष है। आपको मैं बता देता हूँ कि हो चुका है आगाज रण का। ठीक है, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो 4 तारीख की एग्जाम में जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी, जो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा, जो सभी क्लासों को देखेगा। ठीक है, सभी क्लासों में अपना हिस्सा लेगा, अटेंड होगा, उसी के 80 नंबर आएंगे। तो आप सभी अच्छी तैयारी आपको करनी है। और जो न्यू स्टूडेंट है मेरा उन सभी से निवेदन है कि प्ले लिस्ट के हिसाब से भी आप क्लास चेक कर लेना। ठीक है, प्ले लिस्ट के हिसाब से भी आपको क्लास चेक कर लेनी है। प्ले लिस्ट में आपकी सभी सब्जेक्ट की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, GK और आपकी डिसेबिलिटी, सभी की मैंने 500 की प्ले लिस्ट बना दी है। तो आप प्ले लिस्ट के हिसाब से भी क्लास ले लेना। और जो हर संडे को पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है उसकी भी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, आपके पूरे पेपर की भी प्ले लिस्ट मैं बना दूंगा, उसे भी आप देख लेना। ठीक है, अभी 15 दिन की रणनीति है। मात्र एंड मात्र हमारे पास 15 दिन है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, मात्र एंड मात्र हमारे पास 15 दिन है। तो 15 दिन में हमें जमकर तैयारी करनी है। मेरी आप सभी से निवेदन है कि 15 दिन में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और आपकी PDF वगैरह है वो तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपकी PDF वगैरह है सभी सब्जेक्ट की, और पूरा पेपर होगा। इन सभी की आपकी मोस्ट क्वेश्चन है, नोट्स वगैरह है वो तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसे आप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लीजिए, उसे आप अत्यावश्यक अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी रही बात है आपकी क्लासों की, तो क्लासों का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से आप क्लास ले लेना। ठीक है, उस हिसाब से आपकी क्लास ले लेनी है। एक बार पूर्ण टाइम टेबल बता देता हूँ कि 6 बजे आपकी इंग्लिश की होगी, 7 बजे डिसेबिलिटी, 8 बजे आपकी रीजनिंग, और 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की, और 10 बजे आपकी गणित की। ठीक है, और एवरी संडे, ठीक है, एवरी संडे यानी हर रविवार को आपका पूरा पेपर भी होगा। ठीक है, हर रविवार को आपका पूरा पेपर भी होगा। अब स्टडी लट पे आपको मात्र 15 दिन में अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, 15 दिन में अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्लासें भी मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी लट पे आपको क्लासें भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अच्छे तरीके से आप क्लासें ले लेना प्ले लिस्ट के हिसाब से। अगर आप क्लास लेते हो, ठीक है, अगर आप प्ले लिस्ट के हिसाब से न्यू सिरे से यानी एकदम नीचे से शुरू से लेवल से आप क्लास लेते हो, तब आपके आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनाई गई है, और पेपर की भी प्ले
लिस्ट में बना दूंगा, तो आपको सभी को प्ले लिस्ट के हिसाब से क्लासें अत्यावश्यक लेनी है, ठीक है। तो पेपर के हिसाब से आप पेपर और सभी कला जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासें आप ले लेना प्ले लिस्ट के हिसाब से। और आपके टेलीग्राम चैनल की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उससे भी आप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लेना। तो बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।